नमस्कार दोस्तों, आज के सिविल एजुकेशन IAS अकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुंग, कण्व और सातवाहन राजवंश के बारे में। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था। पुष्यमित्र शुंग जो था वो मौर्यों का सेनापति था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो था वो राजा बना। शुंग वंश का संस्थापक यानी कि शुंग वंश की जो स्थापना करी थी वो पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में करी थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का उपासक और संरक्षक था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। यानी कि पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा था वहाँ पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इंडो यूनानी शासक मेनांडर ने पुष्यमित्र शुंग को हराया था। अब शुंग वंश का जो चौथा प्रतापी राजा था वो था वसुमित्र और इसने यवनों को हराया था। शुंग शासकों की राजधानी जो थी वो विदिशा थी, विदिशा मध्य प्रदेश। शुंग काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पुनरुत्थान हुआ और इसी काल में पहला स्मृति ग्रंथ जो था मनुस्मृति उसकी रचना की गई। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक जो था वो अग्निमित्र था। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। भरहुत और सांची के स्तूपों का जो पुनर्निर्माण कराया था वो शुंग काल में कराया गया था। शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। उनको उनके ही अमात्य वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में हत्या कर दी और कण्व वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ से कण्व वंश का हमें संस्थापक भी पता चलता है कि कण्व वंश की जो स्थापना थी वो वासुदेव ने करी थी। ठीक है। सुशर्मा जो है वो कण्व वंश का अंतिम शासक था जिनकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने कर दी थी। यानी कि आपको यहाँ पे क्रम पता चलता है कि पहले मौर्य, उसके बाद शुंग, फिर कण्व और फिर सातवाहन वंश जो है वो आया। ठीक है। अब देखिए जो कण्व वंश है इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र ही रहेगी, लेकिन जब सातवाहन आ गए थे तो उनकी राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठानपुर हो गई थी। ये ध्यान रखेंगे आप। सातवाहन वंश की स्थापना जो करेंगे वो सिमुक करेंगे 30 ईसी पूर्व में। शातकर्णी प्रथम के बारे में नागानिका के नानाघाट अभिलेख से जानकारी मिलती है। शातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। गाथा सप्तशती की रचना जो थी वो सातवाहन नरेश हाल ने की थी और ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ है। देखिए मैं अपने पिछले वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूँ कि आपको ये भाषाएं याद रखनी है। पाली भाषा, प्राकृत, अरेमेई, खरोष्टी, ये सब। ठीक है। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, कौन सी थी, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये फैक्ट्स अगर आप याद करते हैं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सातवाहन वंश का महानतम शासक जो था वो गौतमी पुत्र शातकर्णी था। गौतमी पुत्र ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। शून्यवाद के संस्थापक जो थे नागार्जुन वो गौतमी पुत्र शातकर्णी के समकालीन थे, यानी कि उस समय ही हुए थे। ठीक है। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री का जो विवाह था वो वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी से हुआ था। पुल्लुमावी ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। सातवाहनों ने अधिकांशतः सीसे के सिक्के चलाए। ठीक है। सीसे के आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा सीसे के सिक्के चलाए गए, तो आपका आंसर होना चाहिए सातवाहन। ठीक है। सातवाहन काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था जिसे काशार्पण कहा जाता था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान एवं भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ जो था वो सातवाहनों ने ही किया था। सातवाहन शीशे का आयात जो है वो रोम से करते थे। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत थी जो कि ब्राह्मी लिपि में थी। अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती और नागार्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण और काल्ले के चैत्य का जो निर्माण था वो सातवाहनों ने कराया था। यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्कों पर जलपोत के चिन्ह भी मिलते हैं। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने वेणकटक नामक नगर की स्थापना भी की थी। शातकर्णी प्रथम को पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। सर्वमान्य तौर पर सातवाहनों का मूल स्थान जो था वो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान को माना जाता है। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति और इनके द्वारा जो शासित प्रदेश था उसको दक्षिणापथ कहा जाता है। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। अब देखिए आप ये देखते हैं कि वैदिक काल में जो था वो मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। सिंधु घाटी में भी मात्र सत्तात्मक थी और यहाँ आपका सातवाहन में भी मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। इसका मतलब है कि माताओं की जो औरतों की इज्जत थी वो ठीक तरीके से की जाती थी। औरतों को जो था समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त था। बृहत कथा की रचना जो थी वो गुणाढ़ ने की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। सातवाहनों के जो उत्तराधिकारी थे वो जान लेंगे एक बार। नासिक में आभीर थे, बरार में वाकाटक, उत्तरी कनारा में कुंतल थे, दक्षिण पूर्व में पल्लव थे।
इसको आप याद रख लेंगे। इसके बाद विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन, ये हम पढ़ेंगे। बैक्टीरियाई शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बैक्टीरियाई या यूनानी, ये एक ही बात है। बैक्टीरियाई या यूनानी वंश की जो थी वो दो शाखाएं थी, यूथेडेमस और यूक्रेटाइड्स। तो यूथेडेमस वंश की जो राजधानी थी वो सियालकोट या साकल थी, और यूक्रेटाइड्स वंश की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। भारत के भीतरी भाग में प्रवेश करने वाला पहला यूनानी शासक जो था वो डेमेट्रियस था, और डेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में यूथिडेमिया नामक नगर बसाया था। मिलिंद अथवा मिनांडर की बौद्ध मत के प्रति बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा थी, और मिलिंद पन्हु नामक ग्रंथ में मिनांडर और बौद्ध भिक्षु थे नागासैन, उनके बीच जो संवाद हुआ है उसका संकलन है मिलिंद पन्हु में। मिनांडर और नागासैन के बीच में, नागासैन थे बौद्ध भिक्षु, ठीक है, इनके बीच में जो भी संवाद हुआ वो इसमें संकलित है। प्रश्न उत्तर के रूप में है ये। यूक्रेटाइड्स को यूनानी स्रोतों में एशिया का संरक्षक कहा गया है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो थे वो यूनानियों ने ही जारी किए थे, और सिक्कों पर राजाओं के चित्र और तिथि लेखन की जो परिपाटी थी वो यूनानियों ने ही शुरू की थी। यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलेनिस्टिक काल जो कला है उनकी उससे परिचित कराया, जिसने बाद में गंधार शैली का रूप लिया। आपसे ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस शैली ने बाद में गंधार शैली का रूप ले लिया था, तो आपका आंसर होगा हेलेनिस्टिक कला। इम्पॉर्टेंट है। भारत में पहला पार्थियन या पल्लव शासक जो था वो माउस, जो कि 90 ईसी पूर्व से 70 ईसी पूर्व तक था। पल्लवों का मूल स्थान जो था वो ईरान में था। गोंदोफर्निस पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। गोंदोफर्निस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके शासनकाल का एक अभिलेख हमें तख्ते बही पेशावर से प्राप्त हुआ है। गोंदोफर्निस के समय ही ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भी भारत आया था। पल्लवों के सिक्कों का भंडार जो है वो तक्षशिला में सिरकप के पास खुदाई में मिला है। कुषाणों ने पल्लवों का साम्राज्य जो था वो जीत लिया था। भारत में शकों की दो शाखाएं थी जो पश्चिम भारत में केंद्रित थी, जैसे कि क्षयरात और कार्दमक। क्षयरात शक महाराष्ट्र के नासिक में केंद्रित थे, और कार्दमक सौराष्ट्र क्षेत्र के उज्जैन में केंद्रित थे। क्षयरात वंश का पहला शासक माउस या मोग था, और नहपान ने छत्रक और महाछत्रप दोनों ही उपाधियां धारण कर रखी थी। नहपान ने महाराष्ट्र का एक बड़ा भाग सातवाहनों से छीना था। प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र जो था वो भड़ोच, उस पर शहरातों का कब्जा था। कार्दमक शक शाखा का संस्थापक यशोमितिक था। कार्दमक शाखा का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था रुद्रदामन था, और रुद्रदामन के संबंध में जानकारी उसके गुरनार यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो कि गुजरात में। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला बड़ा शिलालेख है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण कराया था। कार्दमक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह द्वितीय था। अब बात करेंगे शकों की, तो शक जो थे वो भारत में यूनानियों के बाद आए थे। देखिए, आपको ये याद रखना है कि कौन किसके बाद आया था, इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी के बेसिस पे आपको आंसर भी टिक करने में मदद मिलेगी। तो अगर आप राजवंश इस तरीके से कालानुक्रम में आप याद रख सकें तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये कई बार मैच करने में आता है, कई बार लगाने के क्रम में भी आ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, आपको चार कोई वंश दे दे राजवंश, और उसके बाद कहिए उसको जो है समय के अनुसार लगाइए, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो वंश था वो किस वंश के बाद आया था, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको क्या पता चला कि यूनानियों के बाद शक आए थे, और शक मूलतः कहाँ के थे, मध्य एशिया के निवासी थे। अब शक क्यों आए थे, तो शक जो थे वो चारागाह की खोज में भारत में आ गए थे। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को 58 ईस्वी पूर्व में पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, और ये शक संवत है जो आज भारत सरकार यूज़ करती है। शक संवत जो चलाया गया था शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया गया था, संवत विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व। अब जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय था वो सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों का सबसे प्रतापी राजा था रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। काठियावाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार जो कराया था वो इसी रुद्रदामन प्रथम ने ही करवाया था, और सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यों ने कराया था। इंपॉर्टेंट है, देखो, सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो तो मौर्य करा रहे हैं, लेकिन उसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं रुद्रदामन प्रथम, जो कि शक थे। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रुद्रदामन जो था वो संस्कृत प्रेमी था, और संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, गिरनार अभिलेख, वो रुद्रदामन प्रथम का ही है। भारत के शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे, क्षत्रप, इम्पॉर्टेंट है। बात करेंगे कुषाण वंश की, तो देखो पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। ठीक है, अब देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते चलो, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चीज़ों को याद रखना।
ठीक है, चीज़ों को बस याद रखना है। अगर आप एक दो बार से पढ़ लेंगे उसको तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। कुषाण वंश जो है उसकी स्थापना भारत में कुजुल कड़फिसेस ने 15 ईस्वी में करी थी और चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण जो थे वो चीन के पश्चिमोत्तर क्षेत्र के यूची कबीले के थे। कुजुल कड़फिसेस ने काबुल और कश्मीर में हरमौरियस को हराकर अपना राज्य स्थापित किया था और कुजुल कड़फिसेस ने केवल तांबे के सिक्के चलाए। इंपॉर्टेंट है। कुजुल कड़फिसेस के बाद विम कड़फिसेस 65 ईस्वी में राजा बना। विम कड़फिसेस ने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। याद रखना, कुजुल कड़फिसेस ने तांबे के सिक्के चलाए, जबकि जो कुजुल कड़फिसेस के बाद विम कड़फिसेस आया उसने सोने और तांबे के सिक्के जो थे वो जारी किए। यानी कि तांबे के तो पहले से प्रचलन में थे ही, उसने सोने के भी जारी कर दिए। यद्यपि उसके ताम्र और रजत के सिक्के भी मिलते हैं, तथापि स्वर्ण सिक्कों की संख्या अधिक है। यानी कि रजत के, यानी कि चांदी के और ताम्र के सिक्के भी मिलते हैं। ताम्र मतलब लोहा, ताम्र पाषाण काल तो पढ़े थे ना आप, तो ताम्र का मतलब क्या होता है? लोहा। तो लोहा और चांदी के सिक्के भी मिले हैं, लेकिन स्वर्ण के सिक्कों की संख्या अधिक है। भारत में सर्वप्रथम यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे, जिनकी मात्रा कुषाणों के शासनकाल में बढ़ी। अब ध्यान रख लो, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो यूनानियों ने, क्योंकि यूनानी आए थे, यूनानी के बादशाह का आए, फिर कुषाण आए। तो कुषाणों के समय में आते आते सोने के सिक्कों की संख्या जो थी वो बढ़ने लगी। कुषाण शासकों ने स्वर्ण और तांबा दोनों ही प्रकार के सिक्कों को प्रचलित किया था। विम कड़फिसेस ने महाराज, राजाधिराज, महेश्वर और सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की थी। यानी कि उपाधि धारण करने का मतलब था कि अपने आप को कहलवाते थे, ठीक है, कि महाराज की जय हो। ऐसे सुना होगा ना कभी नाटकों में, जब हम पिक्चर वगैरह देखते होंगे तो महाराज की जय हो। तो इसी तरीके से महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर, विम कड़फिसेस पधार रहे हैं, इस तरीके से, समझ रहे हो? तो ये कहलाते थे अपने आप को महाराज, राजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर, इस तरीके से कहलवाते थे। तो विम कड़फिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति जो है वो खुदी हुई थी। विम कड़फिसेस शैव धर्म को मानता था। कौन से धर्म को मानता था? शैव धर्म को। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक जो थे वो कनिष्क थे। इंपॉर्टेंट है। और कनिष्क जो था वो 78 ईस्वी में राजा बना और कनिष्क ने 78 ईस्वी में ही शक संवत शुरू कर दिया था। यही आजकल भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनिष्क की राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी। पुरुषपुर मतलब पेशावर, पाकिस्तान, जो आज पेशावर पाकिस्तान वर्तमान स्थिति है। कनिष्क की द्वितीय राजधानी थी मथुरा में। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के शासक को हराकर, अब मैं आपको बता चुका हूँ, प्राचीन जो टर्म है उसमें आप पाटलिपुत्र पढ़ रहे हैं, जबकि आज उसका नाम है पटना, जो कि बिहार में स्थित है। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के शासक को हराकर वहां से विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा मुर्गा साथ ले आया था। कनिष्क ने क्या करा? पाटलिपुत्र के शासक को हराया, वहां से एक तो विद्वान अश्वघोष को साथ में ले लिया, एक बुद्ध का भिक्षा पात्र, बुद्ध जिसमें भिक्षा, जिस बर्तन में भिक्षा मांगते थे वो भिक्षा पात्र उन्होंने ले लिया, और एक अनोखा मुर्गा जो साथ में ले लिया कनिष्क ने। और कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहाँ पे क्या करा? कनिष्कपुर नगर बसाया। कश्मीर विजय के बाद वहाँ पे कनिष्कपुर नगर बसाया। कनिष्क की सबसे महत्वपूर्ण विजय जो थी वो चीन के यारकंद, खोदान और काशगर की विजय थी। कुषाण राजा देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, जिसे चीनियों से ली थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट है, बौद्धयान की महायान शाखा का अनुयायी कौन था? कनिष्क। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो था वो हीनयान और महायान नामक शाखाओं में बट गया था। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियोज़ में। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो कृपया क्रम से वीडियोज़ को देखें, ताकि आपको सही तरीके से सही एक गाइडेंस मिलती रहे। चौथी बौद्ध संगीति में विभाषा शास्त्र पुस्तक जो है वो लिखी गई है। कनिष्क के जो सिक्के थे वो यूनानी और ईरानी भाषा में थे। इंपॉर्टेंट है। मथुरा से प्राप्त कनिष्क की मूर्ति जो है वो सैनिक वेशभूषा में है। बुद्ध के अवशेषों पर कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और मठ का निर्माण कराया। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। अभी बताया ना कि कनिष्क क्या था? पाटलिपुत्र के शासक को हरा के वहाँ से अश्वघोष जो था एक विद्वान, उसको ले आया था। तो लाके क्या करेगा? उसका अचार थोड़ी डालना था उसको लाके अपने दरबार में एक महान दार्शनिक के रूप में उनको एक पद दिया। समझ रहे हो? कनिष्क के दरबार में एक महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के राजकवि थे। ठीक है, उनको लाए और उनको राजकवि के पद पे आसीन कर दिया। अश्वघोष ने बुद्धचरित और सूत्रालंकार की रचना करी। ठीक है, अश्वघोष ने क्या लिखा? बुद्धचरित और सूत्रालंकार की रचना कर दी। समझ में आ रहा है ना आपको? देखो, जितना अच्छे तरीके से मैं समझा सकता हूँ उतना पूरा प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको पूरा अच्छे तरीके से एक पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें समझ में आ जाए और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए।
कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे, यानी कि कनिष्क के समय के ही थे ये नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। इस समय की कला की दो शैलियाँ थी, मथुरा शैली और गांधार शैली। देखो जब कला साहित्य का मैं आपका वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सब शैलियों के बारे में बताऊंगा, तो ये सारी की सारी शैलियाँ जो हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रटी होनी चाहिए। नागा शैली, वैसा शैली, ठीक है, द्रविड़ शैली, आपकी मथुरा शैली, गांधार शैली, सब आपको ये रटा होना चाहिए, ठीक है। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियां ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपसे ये पूछ लेगा कि मूर्ति पूजा जो थी वो महायान से संबंधित थी बौद्ध धर्म के या हीनयान से संबंधित थी। अब अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है ना तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, तो वीडियो उसको देखते रहिए लगातार से। मथुरा शैली में अनेक स्तूप, विहार और मूर्तियों का निर्माण किया गया है। गांधार शैली को यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक, रोमन कला भी कहा जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक और वैज्ञानिक एवं शून्यवाद का प्रतिपादक जो नागार्जुन था वो कनिष्क के दरबार में रहता था और नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा है। विभाषा शास्त्र की रचना जो थी वो वसुमित्र ने करी थी और कनिष्क का दरबारी जो था वो चिकित्सक चरक था। चरक ने चरक संहिता लिखी थी। बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहा जाता है। कनिष्क का पुरोहित जो था वो संघरक्ष था। कनिष्क को बौद्ध धर्म में अश्वघोष ने दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी कनिष्क को? अश्वघोष ने, याद रखना। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा गया है। कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो वासुदेव था। वासुदेव जो था वो शैव मतानुयायी था। उसकी मुद्राओं पर शिव तथा नंदी की आकृतियाँ जो हैं वो उत्कीर्ण मिलती हैं। तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना कनिष्क ने की थी। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। कुषाण शासकों को देवपुत्र कहा जाता था। कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिरों में रखा जाता था। कुषाणों में जो मृत शासक हो जाते थे उनकी मूर्तियों को मंदिरों में रख दिया जाता था। ये अलग प्रचलन था, ये याद रखना। सेना में घुड़सवारी की दक्षता, सैनिक वेशभूषा और व्यूह रचना के क्षेत्र में कुषाणों ने भारत को नई जानकारियां दी। मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिलती है जिस पर महाराज राजाधिराज देवपुत्रो कनिष्को अंकित है। अश्वघोष की रचनाओं की पांडुलिपियां मध्य एशिया के तुर्फान से मिलती हैं। मध्य एशिया में एक जगह है तुर्फान, वहाँ से अश्वघोष की रचनाओं की जो पांडुलिपियां हैं वो मिलती हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी, मेगास्थनीज कौन था ये तो आपको पता होगा ना, मौर्य वंश की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है हमने आपको बताया था कि यहाँ से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन मेगास्थनीज जो है वो अपने मूल रूप में नहीं मिली है, ये ध्यान रखना आपको। मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो अपने मूल रूप में नहीं मिली है। जो मेगास्थनीज ने जो रचना लिखी थी अपनी इंडिका, वो अपने मूल रूप में नहीं मिली, मतलब ऐसी की ऐसी नहीं मिली है, उसके बारे में विद्वानों ने बताया हमें। तो विद्वानों के जो एक तरीके से जो विद्वानों ने बताया अपने लेखों में, वहाँ से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि इंडिका नाम का एक ग्रंथ हुआ करता था, समझ रहे हो। और जो प्रतियां मिली भी है ना उनको हीलियम में रखा गया है। जो कुछ एक पेजेस मिले भी हैं उस बुक के, उसको हीलियम में रख के, हीलियम के अंदर रख के उसको संग्रहित करके रखा गया है उन पांडुलिपियों को, पत्तों को, जिससे उसको कीड़े ना खा जाएं, ध्यान रखिएगा। तो हीलियम में करके उसको रखा गया है। तो यहाँ पे चीन से व्यापार करने के लिए रोम को कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े। अगर चीन से व्यापार करना था तो जो रोम था उसको कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े। यह व्यापार महान रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग से संपन्न होता था। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। सिल्क रूट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना सिल्क रूट क्या है, ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण जो था वो गांधार कला के अंतर्गत हुआ था। और ध्यान रखना, मूर्ति पूजा के जो प्रबल समर्थक थे वो महायान थे। हीनयान मूर्ति पूजा को नहीं मानता था, ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या हुआ कि सर्वाधिक जो बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण था वो गांधार कला के अंतर्गत हुआ था। पतंजलि ने मथुरा से सटका नामक वस्त्र पाए जाने का उल्लेख किया है। एक सूती वस्त्र होता था। और अगर महाजनपदों की हम बात करें तो ये शूरसेन एक महाजनपद था मथुरा, उसको कहा जाता है, ठीक है। ये जो सटका नामक वस्त्र है, सूती वस्त्र है, ये ध्यान रखिएगा। शतक भी कहा जाता था इसको कहीं कहीं पे। भारत में इथियोपिया से हाथीदांत और सोना आता था। भारत में इथियोपिया से हाथीदांत और सोना आता था। तक्षशिला विभिन्न दिशाओं से आने वाले माल के संग्रह स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। यानी कि जो विभिन्न दिशाओं से माल आता था वो कहाँ पे इकट्ठा होता था? सब वो तक्षशिला में इकट्ठा होता था। दोस्तों आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर के राजवंश के बारे में। धन्यवाद।